नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कलम क्रांति पर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग आज आधुनिक भारत सीरीज का 6ठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, 5 से पहले 5 वीडियो हम लोगों ने आधुनिक भारत सीरीज में देख लिया था, जिसमें कैसे बताए थे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, फिर कैसे स्वतंत्र अवध की स्थापना, फिर पलासी, बक्सर, फिर द्वैध शासन देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्र अवध की स्थापना। तो इस स्वतंत्र अवध की स्थापना में हम लोग देखेंगे कैसे प्राचीन कौशल से अवध हुआ, अवध से कैसे वर्तमान संयुक्त प्रांत हुआ, फिर कैसे अभी उत्तर प्रदेश, वर्तमान का यूपी उत्तर प्रदेश हुआ, इसके पीछे अलग अलग कैसे राजा था। एक पूरा हिस्ट्री को हम लोग इसमें देख लेंगे, है ना। तो चलिए ऐसे ही, अच्छा जैसे अवध आपके दिमाग में आता है जैसे, तो क्या दिमाग में आता है कि वही ना गाना एक आ जाता है, ठीक है, अवध में राम आए हैं, है ना। तो अवध में तो राम तो खैर आ ही गए हैं। तो आज उस अवध, तो अवध का जब भी नाम चर्चा आता था, वर्तमान में हम लोग को अयोध्या दिमाग में हिंट करता है कि अच्छा यूपी का एक जिला है अयोध्या, उसी को अवध कहते हैं, इस तरह से हिंट करता। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जब इतिहास में आप देखते हैं, अभी अवध जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला का एक छोटा सा शहर है ना। लेकिन अवध जो मुगल काल में जो अवध था, वो काफ़ी बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसको आज हम लोग बहुत डिटेल से आराम से देखेंगे। तो देखिए टॉपिक का हमारा नाम क्या है, अवध, है ना। चैप्टर का नाम है स्वतंत्र अवध। यहाँ पे हम स्वतंत्र नहीं लिखे हैं, मान के चले लिख लेते हैं स्वतंत्र, है ना। स्वतंत्र अवध ये पढ़ना है। इसमें हम यहाँ पे कौशल लिखे हैं, फिर अवध कैसे कौशल से अवध हुआ, फिर अवध से संयुक्त प्रांत, फिर यही उत्तर प्रदेश, है ना। वो यूपी 2 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए अवध जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, ठीक है, अयोध्या जिला में पड़ता है। लेकिन जब हम मुगल काल के अवध की बात कर रहे हैं, तो उस समय इस मुगल काल के अवध में आपको वर्तमान का लखनऊ, है ना, जो कि यूपी का राजधानी, वो भी आ जाता है। अभी वर्तमान का लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, भदोही, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, सीतापुर, श्रावस्ती, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर याद है ना, मुन्ना भैया वाला, है ना। मिर्ज़ापुर का कुछ हिस्सा जिला है, ये सारे अयोध्या के उत्तर प्रदेश के जिला है ये सारे। मिर्ज़ापुर, कन्नौज, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि, इतने बड़ा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे, अवध कहते थे। कब? मुगल काल में। तो हम अभी आधुनिक भारत सीरीज पढ़ रहे थे, तो आपको हमने बताया था कि जैसे कैसे मुगल सत्ता जो केंद्रीय पावर थी वो कमज़ोर होती है, तो अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आ जाते हैं, जो कि पहले क्या थे, मुगल सत्ता के अधीन थे, उसके नीचे थे। उसी में हम लोगों ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कैसे हुआ उसको डिटेल में देखा। आज हम लोग क्या स्वतंत्र अवध की स्थापना को देखेंगे। तो अवध का मतलब हम बता दें, इतना बड़ा क्षेत्र था, बहुत विशाल क्षेत्र था अवध, जो मुगल सत्ता के अधीन था, बाद में स्वतंत्र हो जाता। ये जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का जो ये उत्तर पूर्वी भाग है, ये उत्तर पूर्वी भाग, ये पूरा कुछ हिस्सा नेपाल वाला भी क्षेत्र वाला देखते हैं, श्रावस्ती, गोंडा, नागौर, ये सारा क्षेत्र, ये इधर वाला जो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, अवध। इसमें लखनऊ भी शामिल था, है ना। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी इसमें क्या था, शामिल था। उत्तर जो इतना बड़ा जिला बताया सो अवध। तो देखिए एक्चुअली में जब हम वर्तमान अति के करते हैं, ये वर्तमान में क्या उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग है, उसमें कितने जिले उत्तर प्रदेश के वर्तमान में पड़ते हैं, तो ये हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इससे पहले क्या था, अवध का जो है ना प्राचीन नाम, जो पुराना नाम जो था अवध का, वो क्या था, कौशल था, है ना, जिसकी राजधानी आपको अयोध्या होती है। फिर बाद में गौतम बुद्ध का जो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होती है, उस टाइम में श्रावस्ती, याद कीजिए 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में से क्या कौशल भी एक महाजनपद था। तो इस कौशल की राजधानी पहले अयोध्या रहती है, जो रामलला का जन्म स्थान है अयोध्या। फिर उसके बाद क्या होती है, श्रावस्ती, है ना, जगह का नाम है श्रावस्ती, उसकी राजधानी होती है। फिर बाद में आपको जब उसके बाद फिर क्या, ये अवध के रूप में एक राज्य के रूप में बनता है। तो अवध का राजधानी फिर क्या, फैजाबाद, अयोध्या का ही नाम बदल के उसके आसपास के शहर को मिला करके एक नया शहर बनता है फैजाबाद, जिसको फिर बाद में अयोध्या कर दिया गया अभी योगी जी के राज में।
तो अवध फिर एक नया राज्य बनता है मुगल सत्ता के अधीन, जिसकी राजधानी फैजाबाद रहती है। फिर यही अवध बाद में जाकर के आगरा और अवध पूरे राज्य को मिला के संयुक्त प्रांत बनता है। वही संयुक्त प्रांत फिर बाद में आज़ादी के बाद 1956 में क्या है आपको उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित होता है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था। 2000 ईस्वी में अलग हो जाता है। तो लखनऊ, ये तो बता ही दिए सारा चीज़। तो आपको थोड़ा सा हम मुगल पीरियड में लेकर के चलते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं आराम से। तो जब आपको देखिए इसको अवध तो हमको लगता है मोटा मोटी समझ, एक बार हम शुरू से अंग्रेज तक ले आते हैं। तो प्राचीन समय में कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, फिर अवध बनता है। अवध यानी कि मुगल सत्ता के अधीन आता है तो अवध बनता है। फिर अवध के बाद आपको आगरा और पूरे अवध जो हम क्षेत्र कानपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, गोंडा, मिर्ज़ापुर, जौनपुर ये सब मिलाकर के जो बताए थे वो अवध, वो फिर मिलाकर के संयुक्त प्रांत बनता है ना। संयुक्त प्रांत आप पढ़ेंगे आगे बाद में, इसको हल्का सा दिमाग में सिर्फ रखना। संयुक्त प्रांत यही बाद में आज़ादी के बाद क्या बन जाता है, उत्तर प्रदेश बन जाता है ना, उत्तर प्रदेश बन जाता है ये। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते तो आज़ादी के बाद आ गया उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे से सब कुछ चलते हैं कैसे लेकर के। तो अब देखिए आज़ादी से पहले क्या होता है आपको, है ना, 1350 ईस्वी के बाद से, ये हम यहाँ पर लिखे आज़ादी के पहले मार्कर ये वाला लगता है। देखिए क्या होता है आज़ादी के पहले हम टॉपिक लिखे ना, तो 1350 ईस्वी के बाद से क्या होता है, ईस्वी के बाद 1350 के बाद क्या होता है, ये अवध जो है, अवध पे अलग अलग शासक, अलग अलग वंश के अलग अलग शासक शासन करते हैं। जैसे कि आपको क्या है सल्तनत काल का बहुत सारे शासक उस पर शासन करते हैं। फिर उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत तो पढ़िए लिए, वो पर शासन करता है। सरकी सल्तनत करता है, मुगल साम्राज्य के अधीन रहता है। फिर अवध के नवाब स्वतंत्र रूप से अपना शासन स्थापित करते हैं। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आता है यही अवध। फिर बाद में एक संयुक्त भारत के रूप में बनता है। तो क्या होता है आपको 1394 से लेकर के 1394 से 1478 के आसपास, है ना, 1394 से 78 के बाद लगभग 84 साल होता है। लगभग 84 वर्ष तक क्या होता है इस अवध पर, है ना, ये जो अवध है इस पे सरकी सल्तनत का शासन रहता है ना, सरकी वंश का, ठीक है, सरकी वंश का। जो आपको ये जौनपुर वाला क्षेत्र, जो यूपी के आसपास का जो जौनपुर वाला क्षेत्र है, उस पर क्या होता है सरकी वंश कहिए या सरकी सल्तनत, है ना, सरकी सल्तनत। सरकी सल्तनत का क्या होता है 1394 से लेकर के 1478 के आसपास में क्या होता है इस अवध पे क्या होता है सरकी सल्तनत का इस आसपास में शासन होता है। फिर बाद में क्या होता है जो मुगल बादशाह हुमायूं रहता है वो 1555 में, मुगल बादशाह हुमायूं, है ना, 1555 में इस अवध को क्या करता है मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कहाँ कर लेता है ये, मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कौन, हुमायूं। कब, 1555 में। तो अवध देखिए पहले कोसल था जिसकी राजधानी अयोध्या, फिर श्रावस्ती होती है। बाद में 1350 के बाद आपको अलग अलग वंश का शासन होता है जिसमें सल्तनत काल के शासक, दिल्ली वंश के अन्य शासक। फिर 1394 से 1478 तक सरकी सल्तनत का, जौनपुर का जो सरकी सल्तनत रहता है उसका शासन होता है। फिर 1555 के आसपास में मुगल वंश का जो शासक था हुमायूं, है ना, वो क्या कर लेता है इस अवध को मुगल साम्राज्य में क्या कर लेता है मिला लेता है। फिर धीरे धीरे और ये जो अवध वाला जो क्षेत्र है ये आपको गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ है ना। ये जो अवध का जो क्षेत्र है गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में, यानी कि उसकी मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, है ना, उपजाऊ क्योंकि उस गंगा यमुना काफ़ी उपजाऊ, पूरे दुनिया का सबसे उपजाऊ वाला क्षेत्र है काफ़ी। इसलिए ये क्या होता है मुगल पीरियड का सबसे समृद्ध, सबसे धनवान प्रांत में से एक रहता है कि काफ़ी समृद्धशाली, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे क्या है यहाँ पे फसल का उत्पादन होता है। बहुत बड़े पैमाने पे क्या है इन क्षेत्रों में फसल का उत्पादन होता है, जिससे मुगल साम्राज्य को अच्छा खासा राजस्व, रेवेन्यू, टैक्स प्राप्त होता है, जिससे और मुगल साम्राज्य मजबूत होती है। तो
1555 में हुमायूं उसको ले अपने अंतर में ले आता, मुगल साम्राज्य में मिला लेता। उसके बाद मुगल साम्राज्य वहाँ पे क्या, आप जानते हैं कि जैसे प्रत्येक राज्य में गवर्नर नियुक्त होता है ना, उसी तरह से मुगल राज प्रत्येक अपना कई गो राज्य बना दिया था। उसी में एक अपना एक अवध को एक प्रांत स्टेट के रूप में, जैसे भारत देश है, बिहार उसका एक प्रांत है ना, भारत का राज्य है ना, उसी तरह से मुगल साम्राज्य का एक प्रांत के रूप में, एक राज्य के रूप में अवध की स्थापना कर देता है, 1555 में मिला लेता है। और वहाँ पे क्या गवर्नर की नियुक्ति कर देता है ना, अलग अलग, जिसको जो मनसबदार आप फिर बाद में कभी पढ़ेंगे जब हम मध्यकालीन भारत चलेंगे तब। तो एक गवर्नर की नियुक्ति कर देता है जो वहाँ का अवध का क्या देखता है, उसमें शासन व्यवस्था दिखता है। फिर क्या होता है, आपको हम आज़ादी के पहले वाला देख ले, अब अवध क्या हो जाता है, अवध वंशानुगत शासन के अधीन आ जाता है, अवध वंशानुगत शासक के अधीन। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए गवर्नर कोई फिक्स नहीं होता था, मुगल बादशाह जिसको चाहे अवध का बना दिया, कल उसको बना दिया कहीं और, क्योंकि जब मुगल शासक ताकतवर था उसके कंट्रोल में सारे चीज़ें थी, तो वो जिसको जब चाहता नियुक्ति करता था, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग या बर्खास्त कर देता था तो गवर्नर के रूप में। लेकिन जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो 1722 ईस्वी में, है ना, 1722 ईस्वी में जो सादत अली खान रहता है, ये जो सादत अली खान जिसको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, ये उसका उपाधि है। 1722 ईस्वी में सादत अली खान, है ना, जिसको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वतंत्र अवध की स्थापना करता है ना, स्वतंत्र अवध की, यानी कि मुगल सत्ता की कमांड को नहीं मानने वाला, अपना सारा डिसीजन अब मुगल जो कहेगा वो नहीं, अपना सेना मजबूत कर लेता है, अपना क्षेत्र का प्रशासन अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लेता है, ट्रांसफर नियुक्ति कर देता है अपने हिसाब से, पूरे स्वतंत्र अवध जो कि जितना बड़ा क्षेत्र था कंट्रोल में, उसको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये क्या कर लेता, सादत अली खां स्थापित कर लेता। कब, 1722 में। और इस सादत अली खां को मुगल बादशाही सूबेदार के रूप में, यानी कि अवध का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन आप याद कीजिए, मैंने बताया था ना कि इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो अलग अलग राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने लगने थे। उसी में से जब देखा मुगल सत्ता कमजोर हो गए तो 1722 ईस्वी में क्या, सादत अली खां अवध, स्वतंत्र अवध की स्थापना कर देता है। ये हो गया स्वतंत्र अवध की। इसको नियुक्त कौन करता है, मोहम्मद शाह रंगीला, याद कीजिए, है ना। मैं जो मुगल वंश का पतन जब बता रहा था कि कैसे कमजोर हुआ, आधुनिक भारत कैसे शुरू हुआ, तो उसमें बताया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो ये मोहम्मद शाह रंगीला था, यही क्या करता है, मोहम्मद शाह रंगीला सादत अली खां को क्या करता है, 1722 ईस्वी में अवध का गवर्नर यानी कि अवध का राज्यपाल नियुक्त करता है। ये क्या करता है, लखनऊ के आसपास फैजाबाद नाम का एक शहर बसाता है और वही अपनी राजधानी स्थापित करता है। कौन, आपको यही सादत अली खां जो था, जिसको हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, ये आपको फैजाबाद नाम से एक जगह स्थापित करता है और यही अपना ये राजधानी स्थापित करता अवध का। इससे पहले कहाँ क्या था वो देख लिए थे। चलिए, मैं आपको जब मुगल साम्राज्य का पतन बता रहा था तो उसी में मैं बताया था ना कि मुगल साम्राज्य कई मुगल दरबार गुटबंदी में बिखर गया था। ईरानी गुट अलग, तुरानी गुट अलग, हिंदुस्तानी गुट अलग, यही गुट मिल करके मुगल बादशाह को कंट्रोल करता था। सब अपने अपने हिसाब का बादशाह को बैठाता था, अपना काम करवाता था। उसी में सादत अली खां जो था, ये क्या था, आपको ईरानी गुट का था, है ना। सादत अली खां किस गुट का ये था, ये ईरानी गुट का। जो ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट था, उसी में से ये ईरानी गुट का क्या था, ये एक काफ़ी ताकतवर मुगल दरबार का नोबल था, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। इसके बारे में बस कुछ जाना नहीं। हाँ, एक चीज़ इसके बारे में और एक्स्ट्रा जान लीजिए, यही कि अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र अवध की स्थापना कौन करता है, तो सादत अली खां। सादत अली खां को कौन नियुक्त किया था एज आ गवर्नर, तो मोहम्मद शाह रंगीला किया था। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे मिली थी, तो यही सादत अली खां को यही दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला ही इसको दिया था बुरहान उल मुल्क की उपाधि। और 7000 का मनसबदारी पर था। मुगल वंश जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। तो 7000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी किसको, सादत अली खां को। इसके बारे में एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था
दिल्ली सल्तनत पे वो तख्त ताउस जो मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था उसको लूट करके ले जाता है, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला ही बादशाह था। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय है ना, जब जो नादिर शाह जब आक्रमण किया था भारत पर, मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल बादशाह था, दिल्ली तक कंट्रोल कर लिया था। मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल में। तो मोहम्मद शाह रंगीला जब हारने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए सआदत अली खां क्या है, मुगल बादशाह को बचाने के लिए जाता है। इससे नेगोशिएशन यानी कि नादिर शाह से बातचीत करने के लिए कि भाई कुछ पैसा ले दे करके मामला सलटा लीजिए, आप तो शासन कीजिएगा ना, लूटे पाट करना है तो इतना पैसा हम दे देते हैं, जो लूटपाट मचा रहे हैं पूरे लोगों का कतलेआम मचा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, मुगल बादशाह को बख्श दीजिए। तो ये सआदत अली खां नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह की सहायता के लिए भी आपको क्या करता है, जाता है ना। तो उसी के कारण इसको क्या 7,000 का मनसब भी ये दिए रहता है। तो हम लोग सआदत अली खां को देख लिया। अब सआदत अली खां क्या होता है, 1722 से लेकर के 39 तक अवध का क्या शासक रहता है, राजा रहता है। 39 में इसकी क्या हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि नादिर शाह के लूटपाट से ये नहीं बचा पाता दिल्ली सल्तनत को, वहाँ के लोगों का मारकाट को। तो खुद को शर्मिंदगी इसको महसूस होता रहता है, तो इसलिए क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है 1739 में। फिर जाकर के सआदत अली खां का जो भतीजा और दामाद सफदर जंग, यानी कि उसका अपना भतीजा को ही अपने बेटी से विवाह कर दिया रहता है, तो वही जो सफदर जंग जो था वो आपको 1739 में क्या बनता है, आपको स्वतंत्र अवध जो था, अवध का नवाब बनता है। यानी नवाब का मतलब राजा, वहाँ का शासक है ना। अवध का क्या बनता है, आपको ये शासक बनता है। कौन, ये सफदर जंग। ये तो बुरहानुल मुल्क को मिटा देते हैं, इसका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, स्वतंत्र शासक ये सारे थे, प्रमुख स्वतंत्र शासक में से हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए, तो सफदर जंग क्या होता है, सफदर जंग सआदत अली खां के बाद क्या बनता है, उसी नवाब बनता है, जो कि सआदत अली खां का दामाद भी रहता है और भतीजा भी रहता है। कौन ये, इसके बारे में एक चीज़ है कि ये 1748 में, बस ये तो आपको समझ में आ गया क्या कि सफदर जंग बन गया। इसका एक और नाम अब्दुल मंसूर, इसको अब्दुल मंसूर भी कहा जाता था, उपाधि के रूप में था। तो आपको उतना नहीं याद रखना है, बस एक बार दिमाग में रख लेना कि अब्दुल मंसूर भी कहा जाता था। तो सफदर जंग जो क्या है, जो सआदत अली खां था उसका दामाद और भतीजा था, जो उसका उत्तराधिकारी बनता है स्वतंत्र अवध की। तो सफदर जंग बनता है। इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रख लेना है कि अहमद शाह अब्दाली 1700 अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तृतीय युद्ध में नहीं, उससे पहले भी कई बार आक्रमण कर चुका है। तो 1748 में जब ये अहमद शाह अब्दाली जब भारत पे आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली, उस समय ये क्या करता है, ये लड़ता है उससे, अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए मानपुर नाम का जो जगह रहता है ना, मानपुर नाम का जगह है। मानपुर के युद्ध में क्या है, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ में, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ता है। कौन, सफदर जंग। ये कौन था, अवध का, स्वतंत्र अवध का क्या था, दूसरा नवाब था। पहला तो सआदत अली खां, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहते थे। इसको एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, लखनवी तहजीब है ना, लखनवी तहजीब विकसित किया था इसने। खैर इसको दिमाग में नहीं रखना, उतना बस निकाल दीजिएगा, आया गया। अच्छा, मुगल बादशाह जो था आपको मोहम्मद शाह, इसको वजीर बनाया था। ठीक है, वजीर का मतलब होता है मंत्री, मनसबदारी। अवध तो था ही, इसके अलावा केंद्र में जो अपना जो इसका मुगल बादशाह का केंद्रीय शक्ति था उसमें वजीर बना था। वजीर का मतलब मंत्री होता, अपना कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया था। इसलिए सफदर जंग को नवाब वजीर भी कहा जाता था, नवाब वजीर। इसको सफदर जंग को क्या, नवाब वजीर भी कहा जाता था। तो इसके बारे में बस आपको इतना ये याद रखना था, कुछ ज़्यादा नहीं, कि सआदत अली खां, फिर उसके बाद उसका भतीजा एवं दामाद सफदर जंग 1739 से लेकर के 54 तक शासन करता है। इसके बारे में क्या याद रखना कि 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण होता है, तो मानपुर के युद्ध में क्या है, ये सफदर जंग मुगल बादशाह के तरफ से लड़ता है। इसको वजीर भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बनाता है, तो इसलिए इसको नवाब वजीर भी कहा जाता है। तो बस इतना। अब इसके बाद क्या, इसका बेटा सफदर जंग का बेटा शुजाउद्दौला 1754 में क्या बनता है, अवध का नवाब बनता है। शुजाउद्दौला का नाम आते ही आपको बक्सर का युद्ध याद आ गया होगा, है ना। याद कीजिए, बक्सर के युद्ध में जब मैं अभी पढ़ा था इससे पहले बक्सर का युद्ध, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध में 3 शक्ति एक तरफ, कौन,
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, क्या बोलते हैं, बंगाल का भगौरा नवाब जिसको भगा दिया रहता, बंगाल का भगौरा नवाब उसका क्या नाम था, मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये तीनों मिल करके क्या करता है, ये तीनों मिल करके बक्सर के युद्ध में क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है, जिसमें क्या है, तीनों की सेना हार जाती है और अंग्रेज कंपनी हेक्टर मुनरो जिसका नेतृत्व कर रहा था जीत जाता है। तो फिर बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि होती है, एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा इलाहाबाद की संधि जो 16 अगस्त 1765 को होती है, ये शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होता है। तो ये बक्सर के युद्ध में क्या अंग्रेजों से हारता है, बक्सर के युद्ध में हारता है, अंग्रेजों से हारता कब, 1765। इलाहाबाद की संधि के तहत इससे क्या अंग्रेज सरकार 2 जिला ले लेता, कौन, कारा और इलाहाबाद, कारा एंड इलाहाबाद का जिला 2 जिला ले लेता है, इसे छीन लेता है। और ये जिला किसको दे देता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे देता है। इसके अलावा पूरे अवध में इसी के टाइम में शुजाउद्दौला जो 1754 से 1775 तक रहता है, इसी के टाइम में शुजाउद्दौला के टाइम में ही क्या होता है, आपको पूरे अवध में अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है इलाहाबाद की संधि के तहत। इसी इलाहाबाद की संधि के तहत अवध को बोला तुम अपना सैनिक नहीं रखोगे, हम अंग्रेज सैनिक तुम्हारे पास रखेंगे जो तुम्हारी रक्षा करेगा और पैसा तुम ही दोगे, शुजाउद्दौला देगा। इसी के दरबार में इसी के टाइम से एक अंग्रेज रेजिडेंट यानी कि अंग्रेज का एक प्रतिनिधि या अंग्रेज का एक दूत रहने लगा था, यानी कि इनडायरेक्टली अवध भी अब अंग्रेजों का कंट्रोल में बक्सर के युद्ध के बाद आ गया था, इसी के टाइम में शुजाउद्दौला के टाइम में। तो ये आप याद रख लीजिए वहाँ से, इसलिए रिलेट करके कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ था इसमें, इलाहाबाद की संधि रेजिडेंट था, इन्हीं को तो कर दिया इसके टाइम में। तो अच्छा, इलाहाबाद की संधि के तहत अवध को भी तो हरा ही दिया, तो अवध को चाहता, अंग्रेज तो हरा ही दिया था, चाहता तो डायरेक्ट कंट्रोल में भी ले लेता अवध को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अवध को शुजाउद्दौला के टाइम में डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया, सिर्फ 2 जिला इसका ले लिया, व्यापार करने का, टैक्स फ्री व्यापार करने का अनुमति ले लिया नवाब से, सेना अपना डाल दिया अवध के नवाब के राज्य में, शुजाउद्दौला के राज्य में, लेकिन पूरा चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आप पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अंग्रेज को क्या शुरुआती महत्वाकांक्षा था, अत्यधिक लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए इसको क्या है, टैक्स फ्री व्यापार इतने बड़े क्षेत्र में मिल गया अवध में, बंगाल तो कंट्रोल में आइएगा, वहाँ तो दीवानी का भी अधिकार मिल गया था, अवध में भी टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया। डायरेक्ट भारतीय शासकों से कि लड़ना नहीं चाहता था, और इस समय मराठा ताकत भी काफ़ी शक्तिशाली था। अवध इधर था, अवध इन क्षेत्र में था, और इधर क्या मराठा का इन पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन वाला क्षेत्रों में मराठा था, इधर अवध, इधर देखिए बंगाल वाले क्षेत्र में कौन था, कंपनी। तो इधर अवध क्या करता था, बिहार, बंगाल इन क्षेत्रों में अंग्रेजों के लिए बफर स्टेट के रूप में काम करता था। मतलब इधर मराठा से या उत्तर से जो बहुत सारा आक्रमण होता था बाहरी विदेशी आक्रमण का, तो पहले अवध में ही होगा, तब जा करके बंगाल में होगा। तो अंग्रेज को माथा पे चिल लेना नहीं है, क्योंकि होगा तो ये अवध पहले निपटे। लेकिन अगर अंग्रेज अवध को भी अपने अंतर्गत ले लेता तो उसको क्या डायरेक्ट इधर से होने वाले बार बार होने वाले विदेशियों के आक्रमण से लड़ना पड़ता, इधर मराठों से लड़ना पड़ता, और अन्य कई शक्तियाँ से लड़ना पड़ता, और नज़र में भी आया था। इसलिए मेन इसको लाभ जो चाहिए था वो इसको मिल ही रहा था, इसलिए इसको अपने कंट्रोल में नहीं लेता है। तो अवध आप देखते हैं क्या कि शुजाउद्दौला के टाइम में अवध का ये सारी चीज़ें अंग्रेज के हाथ में आ जाता है। क्या? टैक्स फ्री व्यापार, अंग्रेज अपना सैनिक, इसके आप देखो सैनिक किसी भी देश का, किसी भी राज्य का ताकत होता है। सैनिक अंग्रेज क्या है इसके राज्य में, इसी अंग्रेजे के हिसाब से कमांड मानेगा, तो इसका तो ऐसे ही एक तरह से गुलाम हो ही गया, खाली नाम मात्र के लेकर इसको नवाब रहने दिया, ठीक है। आंतरिक मामला इसको बोला कि तुम देखो, बाकी चीज़ तो अंग्रेजी डील करता था सारी चीज़ें, तो यही था। हाँ, फिर अंग्रेज देखिए क्या करता, 1775 में रुहेलखंड, हम इस चर्चा करें। रुहेलखंड आपको क्या है, यूपी, अभी वर्तमान यूपी और एमपी के कुछ क्षेत्र मिला करके रुहेलखंड नाम का जगह, ये अभी एक अलग रूप राज्य के रूप में आता, कभी मुगल साम्राज्य के अधीन था, बाद में एक अलग राज्य, स्वतंत्र राज्य बन जाता। रुहेलखंड को 1775 ईस्वी में क्या करता है, ये शुजाउद्दौला अंग्रेजी मदद से, अंग्रेजी कंपनी की मदद से क्या करता है, अवध में मिला लेता है। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने
वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। तो रुहेलखंड को भी शुजाउद्दौला के टाइम में क्या कर लिया जाता है, अवध में मिला लिया जाता है। रुहेलखंड आपको यूपी एमपी के बीच वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो ये था आपको क्या शुजाउद्दौला के बारे में बातें थी, है ना। तो क्यों क्या ये समझ लो। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, आसफ उद्दौला। देखिए शुजाउद्दौला देख ले, बक्सर का युद्ध, सब चीज़। शुजाउद्दौला के बाद क्या होता है, अवध पे आसफ उद्दौला का शासन होता है। कब, 1775 में 97 तक रहता है। इसके बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये 1775 में ही क्या कर देता, अपना राजधानी, जो आपका इसका राजधानी फैजाबाद थी ना, राजधानी फैजाबाद से ही कहाँ कर लेता है आपको, फैजाबाद से लखनऊ, जो वर्तमान में जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ ले आता है ना। कौन, इसी टाइम में आसफ उद्दौला अपने टाइम में अपनी राजधानी फैजाबाद जो अभी तक था शुजाउद्दौला के टाइम तक, उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ ले आता है, लखनऊ ले आता है, जो कि लखनऊ आपका क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। आप सुने होंगे ना कि जब किसी कोई घर में बच्चा सब थोड़ा सा रईसी दिखाने लगता है, लेट से सोकर उठता है, थोड़ा सा एकदम ठीक ठाठ बाट में जो लगने लगता है, तो उसका गार्जियन कहता है लखनऊ का नवाब बनता है। तो लखनऊ का नवाब एक्चुअली में क्या था, अवध के नवाब को ही लखनऊ का नवाब, जैसे पूरी दुनिया में भारत के लिए दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली ने ये कहा, दिल्ली ने कहा मतलब भारत ने क्या। तो राजधानी किसी भी देश का या राज्य का जहाँ रहता है ना, उसी को पावर सेंटर माना जाता है, क्योंकि सारा निर्णय वहीं से लिया जाता है। इसलिए लखनऊ का नवाब जो कहते थे, तो लखनऊ वहाँ पे उसकी राजधानी थी, किसकी, अवध के नवाबों की। इसलिए लखनऊ का नवाब एक्चुअली में क्या था, अवध के नवाब को ही कहा जाता था। तो ये था इसके बारे में यही। तो इसके बाद भी 2-3 शासक आते हैं, ठीक है। तो वो आपको उतने काम के नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, आपको जानना भी नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब इसके बाद सीधे वाजिद अली शाह पे। तो अभी राजधानी कहाँ आ गया, लखनऊ आ गया, ठीक है। तो ये था बक्सर का युद्ध, इतना हमको लगता है देख लिए, समझ में आ गया चीज़ें, है ना। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। अब आते हैं यहाँ पे वाजिद अली शाह। तो ये जो आसफ उद्दौला था, इसके बाद भी कई शासक, 2-3 शासक आते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया। आसफ उद्दौला के बाद 3-4 शासक के बाद एक आता है वाजिद अली शाह। ये अवध जो था, स्वतंत्र अवध, उसका अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह जो थे, ये यहाँ का क्या था, अंतिम नवाब था। इसी के टाइम में 1856 में जो अंग्रेजी सरकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, एक आरोप लगा करके, कुशासन, है ना, कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके क्या, अवध को, अब पूरे अवध को ही क्या कर लेता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत के, मतलब अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश राज जो था, उसमें मिला लेता। कब, 1856 में। तो वाजिद अली शाह क्या थे, वाजिद अली शाह आपको अंतिम नवाब, है ना, अवध का, स्वतंत्र अवध का अंतिम नवाब था, जिसको क्या है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने, है, डलहौजी की हड़प नीति आप पढ़ेंगे जब 1857 की क्रांति आएंगे उस टाइम में, तो हड़प नीति, ठीक है, डलहौजी का जो हड़प नीति था, उसी के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, उसी हड़प नीति के तहत जो गवर्नर जनरल डलहौजी था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस समय डलहौजी जो था गवर्नर जनरल, वही डलहौजी क्या करता है, 1856 ईस्वी में नवाब वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप, मतलब कि बोला कि तुम सही ढंग से नवाब अवध पे शासन नहीं कर रहे हो, है ना, जनता यहाँ तुमसे परेशान है, त्रस्त है, इसलिए अब हम तुम्हारे राज्य को, अवध को क्या कर लेते हैं, आप डायरेक्टली ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रख लेते हैं, और वाजिद अली शाह को यहाँ से भगा देता है, दूसरे जगह इसको आपको भगा करके रख देता है। तो वाजिद अली शाह बता दिया, कुशासन आरोप किया डलहौजी के टाइम में। तो ये था अंतिम नवाब, कहाँ का, वाजिद अली। इसके साथ ये अवध भी क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो जाता है। अच्छा, तो 1856 में मिला लिया। याद कीजिए 1857 में क्या होता है, 1857 की क्रांति, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाहियों ने शुरू किया था, इसलिए 1857 में यही नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, वही लखनऊ से क्या करती है, लखनऊ मतलब अवध की राजधानी, यानी कि अवध से
1857 की क्रांति का नेतृत्व करती है, अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करती है और कुछ सैनिकों की सहायता से क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है। बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, तो वही 1857 की क्रांति में लड़ती है लखनऊ से। तो याद कीजिए, रिलेट कीजिए, इतिहास को जोड़ करके पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ था, तो आपने इसमें क्या क्या देखा, एक बार मैं शॉर्ट में रिकैप कर लेता हूँ कि मुगल सत्ता जब कमज़ोर होती है तो बहुत सारे स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लगते हैं। उसी में से अवध भी एक संयुक्त स्वतंत्र प्रांत के रूप में डेवलप होता है, जिसके पहले नवाब कौन बनते हैं आपको, सआदत अली खान, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। इसके बारे में बता दिए, मोहम्मद शाह ने इसको 7000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। यही स्वतंत्र अवध की स्थापना करता है। नादिर शाह के आक्रमण के समय, जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में होता है, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, क्या नाम था उस हीरा का, कोहिनूर हीरा, जो नादिर शाह ले जाता है, ईरानी जो आक्रांता रहता है, उसके टाइम में ये उसके खिलाफ लड़ता कौन, सआदत अली खां। फिर सआदत अली खां के बाद अवध का नवाब कौन बनता है, उसी का भतीजा एवं दामाद सफदरजंग, है ना। सफदरजंग के बारे में लखनवी तहजीब विकसित होती है। इसको मोहम्मद शाह वजीर भी बना देता है, तो इसको नवाब वजीर भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध 1748 में लड़ता है। फिर शुजाउद्दौला के बारे में हमने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध के टाइम में शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। तो बक्सर के युद्ध के टाइम में इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसे इलाहाबाद का राज छीन करके मुगल बादशाह को दे देता है। फिर रुहेलखंड को इसमें मिला देता है। फिर कुछ समय के बाद इलाहाबाद करा मुगल बादशाह से छीन करके भी शुजाउद्दौला को दे देता है। शुजाउद्दौला के समय बक्सर का युद्ध। एक और चीज़, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना, पानीपत याद कीजिए, किसके किसके बीच हुआ था बताओ, पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, है ना, याद है ना। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो इस पानीपत के तृतीय युद्ध में जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मराठों के तरफ नहीं था, जो अहमद शाह अब्दाली था उसकी तरफ से मराठों के खिलाफ लड़ा था। कौन, शुजाउद्दौला। तीसरा जो स्वतंत्र अवध का जो तीसरा शासक था शुजाउद्दौला, तो वो ये तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया था, ठीक है। तो शुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध में भी आपको लड़ा था। तो ये सर, उसके बाद आसफउद्दौला आता है। इसके बारे में एक ही चीज़ कि राजधानी फैजाबाद से कहाँ ले आता है आपको, लखनऊ ले आता है। लखनऊ के नवाब को अवध का नवाब ही जो लखनऊ का नवाब था। फिर और कई शासक आते, उसमें वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। पहला नवाब कौन, सआदत अली खां, जिसको बुरहान उल मुल्क कहते हैं, और अंतिम नवाब वाजिद अली था, जो 1847 से 56 तक रहता है। इसी के टाइम में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी अपने हड़प नीति के तहत अवध को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। फिर इसी की पत्नी बेगम हजरत महल आपको क्या कर लेता है, बेगम हजरत महल पूरे अवध को अपने मतलब 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व करती है, 1857 की क्रांति का। इसमें हमने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें थी। अवध को अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता था। क्यों, क्योंकि बड़ा गंगा का मैदानी क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था। इसके अलावा ये भी मैंने बताया था कि कोसल, है ना, 16 महाजनपद में से कोसल जो अभी अवध है उत्तर प्रदेश वो था। फिर बाद में कोसल ही अवध बनता है। अवध में 1901 में क्या कर देता है आपको देखिए, कोसल प्राचीन में फिर अवध होता है। अवध बता दिए क्या था, कितना बड़ा क्षेत्र, कानपुर, यूपी का जो कानपुर, हरदोई, मिर्ज़ापुर, कन्नौज, जौनपुर, बहुत बड़ा क्षेत्र जो पहले बताया वो सब था। फिर इसमें आगरा एंड अवध, आगरा और अवध मिला करके, आगरा और अवध मिला करके एक नया संयुक्त प्रांत, है ना, संयुक्त प्रांत नाम से ये बनता है एक राज्य 1901 में, है ना। आपको बताए थे 1901 में, आपको 1902 में क्या है आपको, आगरा और अवध को मिला करके संयुक्त प्रांत यूपी, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस यूपी बनता है ना, कब, 1902 में। फिर बाद में यही आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश बन जाता है ना। तो ये सारे चीज़ें थी पूरे अवध का। तो जब हम आधुनिक भारत सीरीज कर रहे थे तो ये सारे चीज़ें हमको
दिमाग में रहना चाहिए था, समझ में आना चाहिए था। तो ये था मोटा मोटी सारी बात। तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, है ना। और जो साथी समझना चाहते हैं आसान भाषा में, उसको वीडियो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।